सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे मृष्टिका स्वैम्स ट्री फॉग के विषय में। आसान शब्दों में कहें तो जो जायफल का पेड़ होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है मृष्टिका। स्वैम्स का मतलब होता है दलदली क्षेत्र, ट्री फॉग का मतलब होता है ऐसे मेढक जो कि पेड़ों पर मिलते हैं। तो इस पूरे पहले टॉपिक में हम इन्हीं चीजों का जिक्र करेंगे। वहीं जो दूसरा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे 3D प्रिंटिंग के विषय में, समझेंगे कि 3D प्रिंटिंग क्या होता है, क्यों चर्चा में बना हुआ है। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे INS हिमगिरी के विषय में, समझेंगे क्यों यह चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मृष्टिका स्वैम्स ट्री फॉग के विषय में, एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले समझिए मृष्टिका अर्थात जायफल के विषय में। जायफल जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है, एक मसाला है। इसको अगर देखेंगे कैसे प्राप्त होता है तो देखिए इसके जो फल होते हैं कुछ इस रूप में होते हैं, और जब ये सूख जाते हैं तो जैसा कि पहले आपने देखा वैसे दिखाई देते हैं। इसका जो पौधा देखेंगे वह कुछ इस रूप में दिखाई दे। ये जो पौधा होता है काफी ऊंचा होता है, लगभग अगर मान के चलें तो 5 मीटर से लेकर यह 15 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। मैटर एक इस पर करता है कि आखिर इसका विकास कितना ज्यादा हुआ है। तो आइए, और दूसरा देखिए बार बार इसमें जिक्र आएगा एक मेढक का, और यही मेढक है जो कि पाया जाता है इन पेड़ों पर पाया जाता है। यह जो पेड़ जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहां के क्लाइमेट में इनका विकास होता है, और इसी का नाम है ट्री फॉग। और कौन सा ट्री फॉग? जो कि मृष्टिका स्वैम्स वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अब थोड़ा सा हम टेक्स्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मृष्टिका अर्थात जायफल पेड़ों की एक प्रजाति है, और इसका जो संबंध है एक परिवार से है, जो इसका नाम स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है। लगभग इस परिवार में 150 से अधिक प्रजातियां हैं, और यह जो प्रजातियां हैं वह मसाले परिवार से बिलोंग करती हैं। इनका जो विकास आपको देखने को मिलेगा एशिया और प्रशांत क्षेत्र में देखने को मिलेगा। चूंकि ये जो पौधा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधों में ही क्या होते हैं, मसालों की अधिक प्रजातियां विकसित होती हैं, दिखाई देती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे साउथ इंडिया का जो क्लाइमेट है वो उष्णकटिबंधीय है, और वहां पर कई प्रकार के सदाबहार पौधे पाए जाते हैं, वहीं से हम मसाले प्राप्त करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप इस जायफल के पौधे को, जिसका इंग्लिश नाम मृष्टिका है, इसको देखने का प्रयास करेंगे तो यह आपके मसाला आइलैंड इंडोनेशिया में, मलेशिया में, केरल में, अर्थात भारत के जो है कि केरल राज्य में बहुत मिलेगा, श्रीलंका में, दक्षिण अमेरिका में, और अफ्रीका के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा ज्यादा होती है, तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। जायफल के जो वृक्ष होते हैं वो समुद्र तल से 400 से लेकर 500 फुट की ऊंचाई तक मिलते हैं, लेकिन अधिकांशतः इनका जो विकास होता है वह घाटियों में होता है। तो ये जो घाटियां हैं यह आपके जो है कि कहीं क्षेत्र में किसी जो है कि समतल प्लेन में भी हो सकती हैं, पर्वतों के बीच में भी हो सकती हैं, और अगर ये घाटियां समुद्र तल से 400 से 500 फीट भी ऊपर हैं तो भी यहां पर विकास हो जाता है। घाटियों में क्या होता है, जो पानी गिरता है उसके वजह से दोमट मिट्टी बनती है, और इस दोमट मिट्टी में इनका विकास ज्यादा होता है। यह जो है दलदली क्षेत्र में भी अपना विकास कर लेते हैं, लेकिन कंडीशन एक है कि दलदली क्षेत्र का जो पानी है वह मीठा होना चाहिए। अर्थात इनका जो विकास है वह कोस्टल एरिया के खारे पानी में नहीं हो सकता। इनके लिए क्या चाहिए, इस साफ पानी चाहिए, और जो है कि मीठा पानी चाहिए। तो अगर यह जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहां पर पानी सबसे अच्छा तो यह होगा कि पानी का जो ढाल है वो निकल जाए, लेकिन अगर दलदली क्षेत्र का भी विकास होता है तो भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। इनकी ये खासियत है। इस पर लगने वाले जो फूलों से क्या होता है, फ्रेग्रेंस अर्थात खुशबू प्राप्त होती है, और इसी के कारण कई प्रकार के इत्र इससे बनाए जाते हैं। इसके जो फूल होते हैं हल्के पीले रंग के, और कुछ मोमी और मांसल होते हैं। मोमी और मांसल का मतलब है चिकनाहट होती है, और थोड़े से यह क्या होते हैं, इनमें मांस होता है। मतलब इनके जो फूल होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं। इस पर यह जो
पौधे पर जो यह जायफल का पौधा है, इस पर जो फल आता है वो नाशपाती के आकार का होता है, लेकिन छोटा होता है, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया। और जब ये सूख जाता है तो इसी से हम जायफल और जावित्री को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और इन दोनों का प्रयोग हम मसालों में खूब करते हैं। जायफल के अनेक प्रजातियां हैं, लेकिन अधिकांश जो जायफल जो है कि व्यापारिक रूप में प्रयोग होता है, वह होता है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस से प्राप्त होता है। तो मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस क्या है? ये पौधे का एक नाम है और इसी से हम जायफल प्राप्त करते हैं। अब थोड़ा समझिए मिरिस्टिका स्वयं के विषय में। तो मीठे पानी की वह दलदली क्षेत्र जिसमें जायफल अर्थात मिरिस्टिका के पौधे पाए जाते हैं, उनको मिरिस्टिका स्वयं कहते हैं। ये पश्चिमी घाट की अद्वितीय धरोहर माने जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों, घाटी वाले क्षेत्रों में इनका विकास काफी हुआ। कारण यह है कि वहाँ पर तापमान ज़्यादा है, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, और वर्षा जब ज़्यादा होती है तो क्या होता है, स्वच्छ जल प्राप्त होता है। उन स्वच्छ जल का कहीं ठहराव हो जाता है तो उससे दलदल बनता है, और यहाँ की पूरी जो क्लाइमेट बन जाती है वह जायफल के अनुकूल बन जाती है। इसी के कारण वहाँ पर इनका विकास ज़्यादा हुआ। यहाँ पर यह जो दलदली क्षेत्र है जिसमें मिरिस्टिका जो है कि जायफल के पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसे दलदली क्षेत्र को हम जायफल के स्वयं कहते हैं या दलदली क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर जो यह जायफल के पौधे मिलते हैं पश्चिमी घाट के इन दलदली क्षेत्रों में या फिर घाटी वाले क्षेत्रों में, यह पृथ्वी पर जो पौधों का विकास हुआ, और कौन से पौधे जो कि फूल देते हैं, तो उनमें सबसे आदिम प्रजाति के ये पौधे माने जाते हैं। अर्थात जब पृथ्वी का विकास हुआ और पृथ्वी पर जब फूलों का विकास हुआ, तो ऐसे एक पौधे हैं जिनसे फूल आता है, वो सबसे प्राचीन पौधों में से ये माने जाते हैं। इन स्वयं को प्राचीन जीवन का जीवंत संग्रहालय इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो जीव मिलते हैं वह जीव बहुत पुराने भी हो सकते हैं। जैसा कि ये मेढक हमने आपको बताया, अभी इसके विषय में और बताएंगे, ये भी क्या होते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। ठीक इसी तरह से ये जो पूरा पौधा है ये भी कोई नवीन पौधा नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम मसाले से लेकर हर चीज के लिए हम क्या करते हैं, अनेक प्रजातियों का विकास कर, लेकिन यह जो पौधा है इसका विकास पृथ्वी के विकास के बाद जो फूलों का विकास हुआ उसकी कैटेगरी में आता है। इसी के कारण यह आदिम प्रजाति का माना जाता है। चूंकि यहाँ पर जीव ज़्यादा होते हैं इसीलिए इसको जीवित संग्रहालय माना जाता है। और इनके विकास पर हम क्या देख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप को हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इनका क्षेत्र सिकुड़ रहा। यहाँ पर जायफल के पौधे अपना विकास इन क्षेत्रों में, जो हमने आपको केरल वाला क्षेत्र बताया, पश्चिमी घाट का क्षेत्र बताया, यहाँ जायफल के पौधे अपना विकास लंबी, मोटी और घनी जड़ों के माध्यम से करते हैं। चूंकि ये जो जड़ें होती हैं यह घनी होती हैं, लंबी होती हैं, और साथ ही साथ इनकी विशेषता यह भी होती है कि जल सहिष्णु होती हैं, अर्थात दलदली क्षेत्र में भी अपना विकास कर लेती हैं। हवा चलने पर यह टूटती नहीं है, गिरती नहीं है। इन वनों में गैर दलदल वनों की तुलना में कार्बन को स्टोर करने की क्षमता भी क्या होती है, ज्यादा होती है, अर्थात ये कार्बन सिंक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केरल के इन स्वयं के संदर्भ में वर्ष 2007 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसमें कहा गया कि तुरंत इनके संरक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वह जो है कि क्षेत्र है जहां पर दुनिया की सबसे प्राचीन प्रजातियां मिलती हैं, पौधे मिलते हैं। और यह भी कहा गया इन दलदली क्षेत्रों को अपने आप में व्यक्तिगत संरक्षित क्षेत्र के रूप में सीमांकित। व्यक्तिगत सीमांकित क्षेत्र मतलब जहां पर यह दलदली क्षेत्र मिल जाए उनको मान लिया जाए कि यह जो है कि संरक्षित क्षेत्र है, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया। अब क्या हुआ है, हाल ही में केरल के त्रिशूर जिले के बाजचल रिजर्व फॉरेस्ट के सेनकोटा दर्रा के उत्तर में मिरिस्टिका स्वयं ट्री फॉग प्रजाति को पहली बार देखा गया। तो ये देखिए दलदल क्षेत्र कौन सा है, जो कि वह केरल का है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, जायफल के पौधे पाए जाते हैं जिसको इंग्लिश में मिरिस्टिका बोलते हैं। और यहाँ पर जो पेड़ है उसी पर जो मैंने आपको ऊपर मेढक दिखाया, इसकी प्रजाति को पहली बार देखा गया। पहली बार देखने का मतलब यह आम प्रजाति नहीं है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, इसको देखा गया। हालांकि इससे पहले भी इसको देखा जा चुका है, लेकिन यह बहुत दुर्लभ जीव है, अर्थात यह आसानी से दिखने वाला जीव नहीं। इस मेढक का जो साइंटिफिक नाम है वो भी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और ये पश्चिमी घाट के इन पेड़ों पर रहने वाली दुर्बल प्रजातियां हैं और स्थानिक प्रजातियां। स्थानिक प्रजातियों का मतलब है कि यह यहीं पर मिल सकती हैं, कहीं और नहीं मिलती हैं। यह दुर्लभ प्रजाति जो है कि
पेड़ों के खोल के अंदर या पेड़ों पर ही अधिकांश समय तक रहते हैं। और ये पेड़ों की ऊंची जो कैनोपी होती है, कैनोपी का मतलब ऊपर वाला भाग, जो एकदम पत्ते का ऊपर वाला भाग होता है, उसी को बोलते हैं कैनोपी, उस पर ये अपना समय बिताते हैं। और यह जो समय बिताते हैं, अपना जो विकास करते हैं, तो आपको जैसा कि पता है कि मेढकों के संदर्भ में क्या होता है कि जैसे मानसून का समय आता है वह जो है कि अपना विकास करें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। यह जो मेढक है अपना विकास मानसून काल में प्रारंभ करते हैं मई के माह में, लेकिन जून के समाप्त होते होते तक यह अपना जो है कि प्रजनन क्या होते हैं रोक लेते हैं। अर्थात यह जो आपके पूरे जो है कि मेढक हैं, इनका जो प्रजनन काल है या इनका जो विकास का काल है छोटा है। अर्थात अन्य मेढकों की तुलना में यह मानसून में अपनी सक्रियता नहीं दिखाते, जबकि पूरे इंडिया में मानसून पीक पे होता है। तो इसके पीछे एक कारण ये भी है कि चूंकि दक्षिण भारत में मानसून पहले आ जाता है, लेकिन पूरे मानसून अवधि में क्या होता है, ये सक्रियता नहीं दिखाते हैं। मई से लेकर जून तक ये अपना विकास करते हैं और उसी समय क्या होते हैं, पेड़ों से नीचे लौटते हैं, अर्थात नीचे आते हैं, प्रजनन करते हैं, अपना विकास करते हैं, अंडे देते हैं और फिर क्या होते हैं, ऊपर चले जाते हैं। अधिकांश समय तक ये क्या रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं। और जब ये प्रजनन इनको करना होता है, जमीन पर आते हैं, जो मादा मेढक होता है उसके द्वारा जो है कि मिट्टी खोद कर गड्ढा बनाया जाता है, उसमें अंडे देते हैं और पुनः ये पेड़ों पर क्या हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। इससे पहले इस प्रजाति को वर्ष 2013 में अगस्त्य मलाई के जो तलहटी क्षेत्र है, यहाँ पे कुल तुपुझा रिजर्व फॉरेस्ट के पास देखा गया था। यहाँ पर का जो तराई वाला क्षेत्र यहाँ पर देखा गया था। कुल मिलाकर यह जो मेढक की प्रजाति है इस समय काफ़ी कम संख्या में बची है और कभी कभी देखी जाती है, हाल ही में देखी गई, इसलिए संरक्षण की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो स्वयं से इनको बचाने की जरूरत है, अन्यथा क्या होंगे, ये भी समाप्त हो जाए। अब हम बात करते हैं 3D प्रिंटिंग के विषय में। अब आपकी स्क्रीन पर जो पेंटिंग है उसको देखिए, यह जो है कि 2D पेंटिंग नहीं है, 3D है। 3D इस वजह से है क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन दिखता है, तो इसी के संदर्भ में है। ये देखिए, आपको जो शेर पहले हम लोग बनाते थे या उसको जो इमेज लेते थे तो एक तरफ से दिखाई दे, इसमें कुछ आपको जो है कि 3 तरफ से दिखाई दे सकता है। तो कुल मिलाकर इसी से रिलेटेड टॉपिक है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, जिसमें हम किसी वस्तु को 3 तरफ से देख सकते हैं। 2D इमेज में जहां हम 2 ही डायमेंशन लंबाई और चौड़ाई देखते हैं, वहीं 3D जो डायमेंशन होता है उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी गहराई को भी हम देख पाते हैं। और जब यह इमेज देखते हैं तो लगभग वास्तविक सी लगती है। तो यही क्या है, खासियत है 3D की। इसी 3D प्रक्रिया का प्रयोग करके हम 3D प्रिंटिंग करते हैं। तो प्रिंटिंग में क्या होता है कि हम जो 3D की टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हैं। 3D प्रिंटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एक डिजिटल मॉडल मूर्त त्रिआयामी वस्तु के रूप में बदल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप खिलौने बनाते हैं, आप बहुत सी चीजें बनाते हैं, आपको जो है कि उसको आप क्या करते हैं, उसको प्रिंटिंग करते हैं, कागज पे निकालते हैं, लेकिन लगता है कि जैसे वस्तु वहां पर रख दी गई है। यही क्या है, 3D प्रिंटिंग है। 3D प्रिंटिंग, 3D विनिर्माण की तकनीकी में हम प्लास्टिक पर चीज़ें बनाते हैं, राल का प्रयोग करते हैं, थर्मोप्लास्टिक का यूज करते हैं, धातु का यूज करते हैं, फाइबर का यूज करते हैं, चीनी मिट्टी बनाते हैं। अर्थात चीनी में मतलब किसी भी चीज़ का यूज करके हम क्या करते हैं, 3D प्रिंटिंग को बना सकते हैं, उससे वस्तुओं को हम प्राप्त करते हैं। और इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो प्रिंट करना है उसका एक प्रोटोटाइप बनाना होगा या फिर एक वर्किंग मॉडल बनाना होता है। वर्किंग मॉडल किस में बनाएंगे, कंप्यूटर में बनाएंगे, किसी सॉफ्टवेयर के सहारे बनाएंगे। तो ये जो मॉडल आप कंप्यूटर में बनाते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के में बनाते हैं, इसको बोला जाता है वर्चुअल डिजाइन। और ये जो वर्चुअल डिजाइन है, यह क्या है, एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि जिसको कॉपी करता है 3D प्रिंटर। अर्थात 2 काम यहाँ पर होने हैं। पहला काम तो यह है कि जो 3D प्रिंटिंग आपको जिस चीज की भी निकालनी है उसको आप क्या करना होगा, वर्चुअल उसका डिजाइन करना होगा। वर्चुअल डिजाइन करने के लिए आपने कोई आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, और यह जो सॉफ्टवेयर होता है इसका नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD। तो CAD के माध्यम से आपने क्या किया, वर्चुअल डिजाइन किया। तो वर्चुअल डिजाइन जब आपने तैयार कर लिया है, रेडी है, ये क्या है, वो प्रिंट होने के लिए। तो जब प्रिंट होने के लिए रेडी है, इसी को बोला जाता है 3D का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब आप जो कॉपी के रूप में सामने आएगा। तो आप जब ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो 3D प्रिंटिंग है वो व्यवस्थित हो जाता है। और इसी के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन या पहले
ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है उसमें, जिससे क्या होता है कि कई बार आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, कई प्रकार के आप संशोधन कर सकते हैं। ये जो 3D इमेज उभर कर आता है इसमें क्या होता है, स्लाइसिंग का टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। स्लाइसिंग का मतलब यह है कि जैसे आपने देखा होगा बचपन में आप पेन घुमाते थे कई डिजाइन में, तो होता क्या है कि किसी चीज पर आप लेयर बाय लेयर चढ़ाते चले गए। जैसे मैं नॉर्मली आपको समझाऊं, आप इमेजिन कीजिए कि आप कोई टेक्स्ट देखते हैं, अगर टेक्स्ट को आपको 3D रूप देना है तो आप क्या करते हो, लेयर पे लेयर उसको चढ़ाए तो वो लगता है जैसे उभर कर सामने आ रहा है। इसी को बोलते हैं स्लाइसिंग की टेक्नोलॉजी, जो कि 3D में यूज की जाती है। 3D टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाले जो प्रिंटर होते हैं उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी चीज़ों का आगे जिक्र आएगा। भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3D प्रिंटिंग के बढ़ते उभरते हुए बाजार को ध्यान में रखते हुए एक नीति लेकर आ रही है, और नीति में प्रयास ये किया जाएगा कि जो 3D प्रिंटिंग है इसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन हो, इसके बाजार को बढ़ाओ। अर्थात आने वाले समय में जो भी हम टेक्स्ट वगैरह देखते हैं हो सकता है उसमें 3D का अनुपात ज्यादा हो। कारण क्या होगा, जब सस्ता होगा, अच्छा होगा, तो क्या होगा, सभी जगह इसकी डिमांड होगी। अभी हम 3D जो है कि चीज़ों का प्रयोग क्यों इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्या है, महंगी है। तो भारत सरकार को यह लगा कि चूंकि ये जो 3D का जो पूरा मार्केट है तेजी से बढ़ रहा है, लगभग हर साल इसमें 23% की ग्रोथ हो रही है, और इसके वजह से भारत को लगा क्यों ना हम भी क्या करें, 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में काम करें। तो इसी के लिए भारत सरकार एक नीति लेकर आ रही। इससे क्या होगा कि जो 3D प्रिंटिंग का इसका बाजार बढ़ेगा, और बाजार बढ़ेगा तो जो हमारा देखने का नजरिया है वस्तुओं का टेक्स्ट के रूप में या फिर इमेज के रूप में वह बदल जाएगा। 35% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ अमेरिका क्या है 3D प्रिंटिंग में पहले स्थान पर। वहीं एशिया के क्षेत्र में देखें तो आपको चाइना पहला देश दिखाई देगा, और इसने पूरे एशिया में जो 3D प्रिंटिंग होता है उसके 50% पर कब्जा किया है। दूसरे पर जो है कि नाम है जापान का, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया जो 10%, भारत का जो है कि दूर दूर तक नाम नहीं आता। 3D के क्षेत्र में अगर हम स्पष्ट आकर्षक नीति अपनाते हैं तो इससे क्या होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आएंगी, और जो हमारा किसी भी चीज का 3D प्रिंट हमको निकालना है, चाहे प्रिंटर का निर्माण करना है, हमें टेक्स्ट लिखने हैं, हमें किताबें लिखनी है, हमें कोई मैसेज डिलीवर करना है, वो सभी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। क्योंकि 3D के संबंध में होने जो है कि हमें इसलिए प्रयास करने की जरूरत है क्योंकि हमारे यहाँ की जो आधारभूत संरचना है वो अभी विकसित नहीं हो पाई है, लेकिन चूंकि अगर नीति आएगी तो क्या होगा, आधारभूत संरचनाओं का भी विकास होगा। और आने वाले समय में भारत में ऑटो सेक्टर, मोटर स्पेयर पार्ट्स, अब देखिए होगा क्या, इसको सिर्फ सजावट के रूप में यूज नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं मेडिकल के क्षेत्र में। मेडिकल के क्षेत्र में आपको लगा कि आपको जो है कि क्या करना है, आपके किसी शरीर का इमेज बनवा लेना है, जैसे मान लेते हैं हाथ का। अब आपको क्या लगा, आपने अपने जो है कि हाथ का 3D प्रिंट करवाया। अब आपको लगता है कि मैं देखूं कि आखिर वो हाथ जो है कि अगर जो है कि किसी चीज से बनाकर दिखाया जाए तो क्या हुआ, आपके पूरे हाथ जैसे ही लग सकता है, तो आप उसको चेक करवा सकते हैं। और दरअसल आपने देखा होगा कि इस समय अंग प्रत्यारोपण क्या है, तो कई बार हम जो है कि कृत्रिम अंग जो है कि अंग बनाते हैं, और उन अंगों का निर्माण कैसे हूबहू ऐसे ही हो, इसमें क्या है 3D प्रिंट। आने वाले समय में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें 3D टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसीलिए भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी हम भी भारत में 3D प्रिंटिंग को बढ़ावा, क्योंकि विश्व के स्तर पर काफी डिमांड है, काफी यूज हो रहा है, हम अभी इसमें पिछड़े हुए। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुमान के अनुसार 2024 तक वैश्विक बाजार जो इसका होगा वो $34.8 बिलियन का होगा। जैसा कि हमने बताया लगभग 23% की वार्षिक वृद्धि इसमें हो रही है। भारत में इसके लिए स्किल डेवलप लेबर तो मिल जाएंगे, लेकिन दिक्कत यही है कि चूंकि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, हमारे यहाँ पैसा इस पर खर्च नहीं होता, इसके जो उत्पाद होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए हम इस पर से बचें। इसलिए कुछ चुनौतियाँ हैं। पहला तो यह कि बहुत उच्च लागत वाली ये तकनीकी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिंटर लेना है और तुरंत किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप पर बन जाएगा प्रोटोटाइप और आप इसको निकाल, इसका प्रोटोटाइप बनाना है, उसको किसी वस्तु के रूप में छाप कर निकालना है। वस्तु किस चीज का बनाना है, प्लास्टिक का बनाना है, स्टील का बनाना,
काफ़ी कुछ खर्च हो, तो महंगी तकनीकी है और महंगी तकनीकी पर अभी भारत में खर्च कम हो रहा है, इसलिए भारत सरकार कितना इनिशिएटिव लेती है ये देखना होगा। दूसरा, जो 3D प्रिंटिंग के लिए हम नीति तो जरूर बनाए, लेकिन कोई वैश्विक मानक नहीं है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम अच्छा भी करें, लेकिन चूंकि हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्हें तेजी से नहीं, तो हम पिछड़ सकते हैं, क्योंकि वैश्विक कोई मानक नहीं। हालांकि इस बात से हमें जो है कि इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए कि चूंकि वैश्विक मानक नहीं है तो हमें प्रयास नहीं कर, वैश्विक मानक जो अभी है उनको अपनाना चाहिए, और जैसे जैसे इसमें चेंज आते रहते हैं, हमें प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए हमें भी चेंज करने की आवश्यकता है। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि चीन में काफी सस्ता है और साथ ही साथ काफी सुलभ है। रोजगार में कमी का खतरा बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि अभी बहुत सी चीजों को हाथ से हम बनाते हैं, उसकी पेंटिंग करते हैं, तो वो 3D प्रिंटिंग के मशीनें जब आएंगी उससे खतरा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक नया चीज है। जैसे आज भी देखिए फोटो आप खिंचवाते हैं, लेकिन ऑयल पेंटिंग आज भी एग्जिस्ट करती है ना, कितने हजारों रुपए की ऑयल पेंटिंग आती है, 5-5, 10-10 हजार रुपए में नॉर्मल स्केच बनते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं, चुनौतियां हैं ये, इसलिए चूंकि मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाना। अब आइए हम बात करते हैं INS हिमगिरी के विषय में, थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए, यह आपके स्क्रीन पर जो इमेज है यही है INS हिमगिरी। देख सकते हैं एक पानी का जहाज है, ये जहाज जैसा ही है, लेकिन इस पर क्या होता है, डिफेंस की चीजें भी लगाई जाती हैं। ये है आपका जो है कि INS जो है कि हिमगिरी। उसके बाद ये देखिए, यह INS जो है कि नीलगिरी है। ये INS नीलगिरी को पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। लॉन्च करने का मतलब होता है कि पानी की इसको पानी पर उतार देना, अर्थात जहां पर इसका निर्माण हो रहा था, निर्माण किया आपने, फिर उसको पानी पर उतार दिया इसकी टेस्टिंग के लिए। तो इसको पहले ही उतारा जा चुका है, इसको अभी उतारा गया है, इसी की वजह से चर्चा में बना हुआ। आइए थोड़ा सा समझते हैं। पहले समझिए फ्रीगेट। फ्रीगेट एक मध्यम आकार की युद्धपोत अर्थात नौका होती है, जिन्हें तेज गति और फुर्ती से सामान या नेवी की पहुंच किसी क्षेत्र में पहुंचाने के लिए किया जाता है। अर्थात मान लेते हैं कि जो है कि किसी नेवी को, भारत की किसी नेवी के किसी जो है कि हेडक्वार्टर को सूचना मिली कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में कहीं हमारा एक नेवी का जहाज फंसा हुआ है, या वो किसी जो है कि दुश्मन का मुकाबला कर रहा है, तुरंत आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या होता है, ये यूज हो सकता है। इसका प्रयोग जो है कि नौकाओं और अन्य जहाजों की रक्षा करने के लिए, उनके लिए सामान आपूर्ति करने के लिए, किसी समुद्री जहाज को पकड़ने के लिए, या फिर समुद्री लुटेरों से जो किसी क्षेत्र को रक्षा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह नेवी के लड़ाकू जहाजों की ही तरह होते हैं, बस इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। फ्रीगेट से जो छोटे आकार के जहाज होते हैं उनको बोला जाता है कॉर्वेट। आपसे कभी पूछा जा सकता है। हाल ही में INS फ्रीगेट हिमगिरी को कोलकाता में लॉन्च किया गया है, अर्थात इसे जल में उतारा गया है। यह जो INS हिमगिरी है, यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना है, जिसके कारण यह ना तो रडार में पकड़ में आएगा, ना तो ही सोनार टेक्नोलॉजी से इसको पकड़ में आएगा, और ना ही इंफ्रारेड जो मेथड से जो हम चीज़ों को पकड़ते हैं उससे पकड़ में आएगा। इसकी जो पूरी लंबाई है लगभग 149 मीटर है। चौड़ाई जो है, इसको बीम के रूप में दिखाया जाता है, वह लगभग 17.8 मीटर है। इसकी ऊंचाई डेप्थ के रूप में, जो कि पानी की चीज है, तो इसमें 9.9 मीटर है, और इसका जो कुल वहन क्षमता है वह 6,670 टन है। इसमें दो 6,600 किलोवाट के डीजल इंजन और दो जो है कि इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगे हुए हैं। यह 28 नॉट्स या 52 किलोमीटर पर आवर की गति से क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसकी जो रेंज होती है एक बार फ्यूलिंग कर देने के बाद, ये 4600 से लेकर 5500 किलोमीटर की दूरी कवर कर सकता है। इस पर 4 कवर लॉन्चर मौजूद हैं। 4 कवर लॉन्चर का मतलब है कि यह क्या, किसी भी तरह से अगर इस पर हमला होता है तो उसको कवर कर सकते। यह अपने साथ जो है कि 32 बराक 8 मिसाइल जो है कि लेके जा सकती हैं। ठीक इसी तरह यह 8 ब्रह्मोस मिसाइल अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इस पर जो है कि 5 इंच के 62 कैलिबर MK-45 मशीन गन को लगाया गया। इसके अलावा इस पर सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी है, टॉर्पीडो भी इस पर लगाए गए हैं, और इस पर 2 हेलीकॉप्टर हल्के वाले ले जाने में सक्षम है। इसका जो निर्माण किया गया है वह किया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया। पहले प्रोजेक्ट 17 को समझिए। प्रोजेक्ट 17 को वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था, और इस प्रोजेक्ट 17 का जो दूसरा नाम था वह शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट था। अर्थात अगर हम कहें शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट, तो हम यह कहना चाहते हैं वह प्रोजेक्ट जो वर्ष 2000 में प्रारंभ हुआ था, जिसका दूसरा नाम प्रोजेक्ट 17 भी था। इसके तहत INS शिवालिक, INS सतपुड़ा, INS सह्याद्री का निर्माण किया जाना था। इनका निर्माण भी किया गया,
और वर्ष क्रमशः जो है कि इनका वर्ष 2003, वर्ष 2004, 2005 में लॉन्च किया जा चुका है और इनको बनाया गया था मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। इनको जो है कि पहले लॉन्च किया गया अर्थात पानी में उतारा गया, फिर उसके बाद इनकी टेस्टिंग होती है, इनके सभी पैमानों पर इन्हें देखा जाता है, फिर लगभग 2.5 से 3 साल कभी और 2 साल में भी इनकी टेस्टिंग और ट्रायल होते हैं और उसके बाद इनको क्या किया कमीशन किया जाता है। कमीशन का मतलब है कि नेवी के बेड़े में शामिल कर दिया गया है। अब इनका जब भी जिस चीज के लिए बनाए गए हैं इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो इनको क्रमशः 2010, 2011, 2012 में कमीशन कर दिया गया। अब देखिए प्रोजेक्ट 17 के तहत तो ये हुआ, फिर आया प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A दरअसल प्रोजेक्ट 70 का ही या फिर प्रोजेक्ट 17 जिसका क्या नाम था, इसका नाम था शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट। उसको और उन्नत करने के लिए हमने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए। नया मतलब है कि पहले वाले प्रोजेक्ट में हमने कुछ चेंजेस किए। इसका नाम है प्रोजेक्ट 17A और इसको हमने नाम दिया नीलगिरी क्लास फ्रीगेट। अर्थात इसमें जो भी फ्रीगेट बनेंगी, ये जहाज जो बनेंगे ये क्या होंगे, नीलगिरी क्लास के माने जाएंगे। इसके तहत कुल 7 जो है कि फ्रीगेट का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 4 का निर्माण मझगांव डॉक द्वारा और 3 का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी के द्वारा किया जाना है। मझगांव डॉक द्वारा निर्मित चारों जो फ्रीगेट होंगे उनको नीलगिरी क्लास के अंतर्गत रखा जाएगा। और ये जो 7 फ्रीगेट होंगे कौन कौन से होंगे, ये होंगे नीलगिरी, हिमगिरी। नीलगिरी को पहले ही वर्ष 2019 में उतारा जा चुका है जल में और अब हिमगिरी को उतारा गया है। इसके आने वाले जो होंगे वह होंगे तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी। देख रहे होंगे पर्वतों के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। INS हिमगिरी को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा इसी प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया। इसके निर्माण पर लगभग 4000 से 5000 करोड़ रुपए का खर्च आया है और INS नीलगिरी को जैसा कि हमने बताया कि वर्ष 2019 में जो है कि सितंबर माह में इसको लॉन्च किया जा चुका। लॉन्चिंग के बाद जैसा कि हमने बताया इसका टेस्ट होता है, ट्रायल होता है, 3 साल का लगभग समय लगता है, उसके बाद कमीशन किया जाता है। INS हिमगिरी को अगस्त 2023 तक कमीशन किए जाने की उम्मीद है और प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित होने वाले फ्रीगेट की खास बात यह है ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और इसी के कारण INS हिमगिरी को जब लॉन्च किया गया है तो कहा यह गया है कि अब भारत तेजी से अपने जो है कि इंडिजिनस डिफेंस सेक्टर को बढ़ा रहा है। आने वाले समय में जो हमारी आयात पर निर्भरता है वो कुछ काफी हद तक कम हो। आई होप आप तीनों ही टॉपिक को समझ पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।